हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है आप लोग का? अच्छा खासा? अरे ठीक ठाक चल रहा है ना? परीक्षा का तैयारी कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है? चलना भी चाहिए। जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, और जो बीत गया वो तो अच्छा ही गया, बुरा भला जो भी गया अच्छा ही गया। तो चलिए, हम लोग टारगेट पॉलिटेक्निक के सीरीज को अभी कंटिन्यू बनाए हुए हैं। जब तक परीक्षा हम लोग का नहीं हो जाता है तब तक इस सीरीज में पॉलिटेक्निक में आपका महाभारत का और मॉडल पेपर का लेक्चर जो है एपिसोड कंटिन्यू आपको दिया जा रहा है शारदा क्लासेस के तरफ से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एक एक पॉइंट, एक एक लेक्चर प्रिपरेशन के लिए कौन कौन चीज़ ज़रूरी है, क्या क्या आवश्यक है, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको शारदा क्लासेस अवेलेबल करवा रहा है अपने यूट्यूब चैनल शारदा क्लासेस पर। ठीक है, तो इसका बेनिफिट पूरा उठाना है, कहीं कुछ छोड़ना नहीं है, पढ़ाई बीच में समस्या न बने, इस वजह से इस प्लेटफॉर्म को लाया गया है। ठीक है, ये अपना प्लेटफॉर्म मेरा नहीं है, ये आप लोग का प्लेटफॉर्म है, आपको लोग के लिए लाया गया है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। उसी टारगेट पॉलिटेक्निक के सीरीज में आप लोग के सामने एक और मॉडल पेपर लाया गया है। मॉडल पेपर लाने का उद्देश्य था कि जो आपके रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारा मॉडल पेपर में आपको दिया जाता है। जैसे आप मॉडल पेपर खरीदते भी हैं और एग्जामिनेशन के लास्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं, तो बच्चा को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो सीधा शारदा क्लासेस से जुड़ेगा, उसका टोटल प्रिपरेशन आपको वहाँ करवा दिया जाएगा। एक एक क्वेश्चन जो बेटा आपको बताया जाता है, वो सारे के सारे क्वेश्चन में एक एक थ्योरी को समझा देते हैं। एक क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चन को जनरेट किया जाता है, क्या सब संभावनाएं हो सकती है, वो टोटल आपको इस कॉन्सेप्ट में समझाया जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो आपके सामने हम सेट लाए हैं वो केमिस्ट्री का बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन सेट आपके बीच लेके आए हैं। तो चलिए इस मॉडल पेपर का शुरुआत करते हैं। लेकिन एक चीज़ बार बार कहते हैं, जो बच्चे, जितने भी बच्चे हैं हमारे, जो स्टूडेंट्स हमारे शारदा क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत फटाफट पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना भूलना नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या है, ज़रा उसको ध्यान से देखा जाए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? क्रियात्मक, क्या दिया हुआ है? क्रियात्मक समूह सी डबल बॉन्ड ओ, आपका ये भी वही चीज़ लिखा हुआ है, छोटा था, वाले यौगिक कहलाते हैं, वाले यौगिक कहलाते हैं। तो आपको 3 गो समूह, बेसिक समूह होता है, आपको पता होना चाहिए कि ये सिंगल बॉन्ड वाला जो होता है, जैसा कि ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये समूह को हम लोग अल्केन बोलते हैं। इस समूह को क्या बोलते हैं? अल्केन बोलते हैं। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका CnH2n+2 हो जाता है। ठीक है, दूसरा समूह जो हमारे पास होता है सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसे लिखा हुआ रहता है। इस समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? इस समूह को कहा जाता है अल्कीन कहा जाता है। और इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n आपके लेवल में होता है। और सी ट्रिपल बॉन्ड सी कहीं ऐसा दिया हुआ है तो ये आपका अल्काइन कहलाता है। और इसका जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो आपका CnH2n-2 होता है। ये सिंगल डबल बॉन्ड के लिए होता है, ये सिंगल ट्रिपल बॉन्ड के लिए होता है। एक ही ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तब ये फार्मूला काम करेगा। और इसमें जब कंपाउंड में किसी भी यौगिक में एक डबल बॉन्ड, एक द्विबंधन होगा, तब ये फार्मूला काम करेगा। और ये आपका ऐसा फार्मूला है जो दुनिया में केवल अल्केन के लिए ही इस्तेमाल में लाया जाता है। अल्केन छोड़ के दूसरे के लिए इस फार्मूला को इस्तेमाल में नहीं लाया जाता है। तो ये आपको जनरल फार्मूला केवल अल्केन को रिप्रेजेंट करता है। किसको? केवल और केवल अल्केन को ही रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ठीक है, ये दोनों आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी द्विबंधन और त्रयबंधन की संख्या बदलेंगे तो ये दोनों फार्मूला हमारा वेरी करता है। मेरे पास क्या क्वेश्चन था? कहता है क्रियात्मक समूह सी डबल बॉन्ड ओ सी वाले यौगिक कहलाते हैं। तो यौगिक क्या कहलाएगा? अल्कीन कहलाएगा। है ऑप्शन? बिल्कुल है।
फर्स्ट ऑप्शन ही आपका अल्कीन है। अल्काइन क्या हुआ तो मैंने दिखा दिया, अल्केन क्या हुआ मैंने दिखा दिया, और कीटोन का आप लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O। ये ग्रुप अगर होता तो इसको हम लोग कीटोन बोलते। तो पहला क्वेश्चन आपका खत्म हुआ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, छोटा ही क्वेश्चन था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या कहता है, यदि क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया हुआ है। यदि लोहे का परमाणु द्रव्यमान 55.85 AMU दिया हुआ है, यानी आपका आयरन जो दिया गया है उसका एटॉमिक मास आपका 55.85 एटॉमिक मास यूनिट AMU आपका दिया गया है। तो 5.585 ग्राम लोहे में उपस्थित, इतने लोहे में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या होगी वही आपको बताना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है सो देखिएगा, 6.022 इसका क्या मतलब है वो हम आपको समझा दें। ये सब जो आपको दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं है, इसका मतलब है 10 टू दी पावर 22, इसका मतलब है 10 टू दी पावर 23, इसका मतलब है 10 टू दी पावर 21, और इसका मतलब है 10 पे पावर 24, 10 पे पावर 24। ये आपको यहाँ तक बताया गया है, ये आप ध्यान में रखेंगे कि ये 10 पे पावर क्या दिया हुआ है तो 24 दिया हुआ है, ठीक है। 10 टू दी पावर 24 ये है 6.022 इंटू इतना। तो हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट ये दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, हम मोल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। 55.85 ग्राम, 55 पॉइंट कितना 85 ग्राम जो आपका लोहा है उसका कहानी देख लेते हैं पहले। 55.85 ग्राम नहीं AMU है ना, इतना AMU लोहा में जो एटम पाया जाएगा लोहा का वो आपको इतना AMU आयरन में जो AMU का एटम लोहा का एटम पाया जाएगा वो कितना पाया जाएगा तो 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 Fe एटम्स पाए जाएंगे, इतने आपके परमाणु पाए जाएंगे। तो इतना ग्राम Fe में Fe का कितना परमाणु पाया जाएगा 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो एक AMU में Fe में कितना Fe का एटम्स होगा तो 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 और बटा 55.85 इतना Fe एटम्स पाए जाएंगे, यानी आयरन का लोहा का इतना परमाणु पाया जाएगा। तो कितना में पूछ रहा है 5.585 AMU Fe में कितने Fe एटम्स होंगे तो 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 गुने 5.585 अपॉन 55.85 Fe एटम्स होगा, Fe एटम्स हो जाएगा, इतना Fe परमाणु आपको पाया जाएगा। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको और इसको उड़ाइएगा तो नीचे आपका एक्स्ट्रा में 10 आ जाएगा और ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या तो 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 एक घट जाएगा तो 22 Fe एटम्स होंगे, यानी 5.85 ग्राम 85 AMU इतना AMU Fe में कितना Fe एटम्स होगा तो 6.022। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। वैसे हम आपको बता दें कि किसी भी एलिमेंट का जो उसका एटॉमिक मास होता है चाहे वो AMU में हो या फिर ग्राम में हो, उसमें जो उस एटम का संख्या होगा या मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स का संख्या होगा वो आपको एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर होता है एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है, यानी 1 मोल का मास को मोलर मास बोलते हैं। और 1 मोल का मास में कितना संख्या होगा मॉलिक्यूल्स होगा, जैसे मैं आपको समझा दूं इस क्वेश्चन के लिए तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हम कुछ आपको समझाते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे तो समझ में कम चांस से आना चाहिए, लेकिन रुक जाओ 1 सेकेंड रुको, हम तुम लोग को थोड़ा सा समझा देते हैं
ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए कि हम समझाना क्या चाह रहे हैं। थोड़ा सा रुक जाओ। अब आपको समझ में मेरे ख्याल से आ जाएगा कि हम समझाना क्या चाह रहे हैं। जैसे हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं, अब समझिए। जैसे आप पढ़े होंगे वन पेयर, जो आपका एक पेयर होता है, कितना, एक पेयर जो होता है, वन पेयर बराबर कितना पीस, एक जोड़ा में कितना पीस होता है, 2 पीस होता है। कितना पीस होता है, 2 पीस होता है आप जानते हैं। एक पसेरी बराबर कितना केजी होता है, तो 1 पसेरी बराबर कितना, तो 5 केजी होता है, ये आप जानते हैं। 1 मन होता है, एक मन में कितना केजी होता है, तो 40 केजी होता है, ये भी आप जानते हैं। एक मन का मतलब 1 क्विंटल बराबर कितना होता है, 1 क्विंटल बराबर आप लोग जानते हैं क्या, 100 केजी होता है। कितना केजी होता है, 100 केजी होता है। नहीं, वैसे ही आपका 1 टन जो होता है, 1 टन इज इक्वल टू कितना, 1000 आपका केजी हो जाता है। वैसे ही 1 डजन होता है, एक दर्जन में कितना होता है, तो एक दर्जन बराबर कितना, 12 पीस हो जाता है। कितना पीस हो जाता है, 12 पीस हो जाएगा। कितना पीस, जैसे केला लाते हैं तो एक दर्जन केला लेके आओ, कितना पीस लेके आओ, 12 पीस। बिल्कुल सेम पैटर्न से आपका जो पैटर्न हम आपको समझा रहे हैं, वैसे ही आपका एक मोल जो होगा, एक मोल बराबर कितना पीस, तो Na पीस हो जाता है। Na आपका एवोगाड्रो संख्या होता है। ये क्या होता है, एवोगाड्रोज संख्या होता है। एवोगाड्रोज संख्या होता है, एवोगाड्रोज संख्या होता है। और इसका मान कितना के बराबर होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। तो हम अगर तुमको बोले कि एक मोल क्या लेके आओ, तो केला लेके आओ, तो कितना केला लाएगा, तो एक मोल केला बराबर कितना केला लेके आएगा, तो 6.022 गुने 10⁻23 केला लेके आओ। जैसे बोलते हैं एक पसेरी आलू लेके आना, इस मतलब कितना आलू लेके आना, 5 केजी लेके आना। वैसे ही आपका मोल जो है एक बहुत बड़ा यूनिट होता है, ठीक है, यानी बहुत बड़े क्वांटिटी का यूनिट आपका एक मोल होता है। एक मोल बराबर क्या, 6.0, एक मोल केला बराबर इतना केला लेके आओ, ठीक है। ये सॉलिड के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है यूनिट में, लिक्विड के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, गैस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसको एवोगाड्रो ने लाया था। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। तो मोलर मास जो है, मान लो एक मोल सोडियम लेके आना, तो एक मोल सोडियम में कितने सोडियम एटम्स होंगे, एक मोल सोडियम, तो सोडियम का मोलर मास कितना होता है, 11 ग्राम या 11 AMU। इसमें कितना सोडियम परमाणु होगा, तो 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम का परमाणु हो जाएगा। सोडियम का क्या हो जाएगा, इतने परमाणु हो जाएंगे। तो ऐसे ही एक मोल आयरन पूछेगा तो कितना हो जाएगा, तो जो मोलर मास होता है ना, किसी से तुमको बोलेगा कि शारदा क्लासेज में जो बीरसन सर पढ़ा रहे हैं वैसे एक मोल टीचर लेके आइए। शारदा क्लासेज में जो बीरसन सर पढ़ा रहे हैं वैसे आपको एक मोल टीचर, हमको वैसा ही टीचर चाहिए, वही टीचर चाहिए एक मोल। यानी हमारी संख्या कितनी होनी चाहिए, इतना होना चाहिए, 6.022 इंटू 10⁻23। इतने संख्या में अगर हम कहीं उपस्थित हो गए, इसका मतलब एक मोल हो गए। कितना हो गया, एक मोल। तो मोलर मास जो होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो आपको कितने एटम, अगर एटम होगा तो इतना एटम के बराबर होगा। अगर मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है उसका मोलर मास निकालते हैं तो इतना मॉलिक्यूल्स के बराबर हो जाता है। यही समझाने के लिए हम इतना कुछ कर रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन क्या है,
बहुत आसान और खूबसूरत क्वेश्चन है। क्या कहता है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार था। बेटा तत्व को सजाया गया था, यानी क्लासिफाई किया गया था, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करके पीरियोडिक टेबल बनाया गया। एलिमेंट्स को क्या किया गया, तत्वों को वर्गीकृत करके आवर्त सारणी में सजाया गया था। ठीक है, तत्वों को वर्गीकृत करके आवर्त सारणी में सजाया गया था। तो तत्वों को वर्गीकृत क्यों किया गया था, इसके पीछे कारण था। इसके पीछे क्या कारण था कि तत्वों को बांटने के पीछे कारण ये था कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको इकट्ठा किया जा सके, कम समय में बहुत कुछ अध्ययन किया जा सके। यही क्लासिफिकेशन का मेन उद्देश्य था। वर्गीकरण का मेन उद्देश्य हमारा यही था कि कम समय में सभी तत्वों के विषय में विस्तृत रूप से ज़्यादा जानकारी को गेन किया जा सके, कम समय में बेहतर तरीका से सबके विषय में बेहतर नॉलेज को प्राप्त किया जा सके। इसीलिए तत्वों को सजाने का काम किया गया था। जैसे आप कहीं स्कूल में जाते हैं और सपोज कीजिए कि आपको दोनों तरफ बेंच पर लड़का लड़की साथ में बैठा दिया जाए और पूछा जाए लड़का और लड़की का संख्या काउंट करके आइए, तो आपको प्रॉब्लम होगा। लड़की को काउंट करना होगा, लड़का को काउंट करना होगा। अगर दोनों तरफ रो लगा देते, एक तरफ लड़का बैठा हुआ है, एक तरफ लड़की बैठा हुआ है, लड़की बैठी हुई है, जाइएगा और पूछेगा तो फटाक से इधर लड़का को काउंट कीजिएगा, लड़के काउंट कीजिएगा। उससे भी और आसान हो जाएगा कि प्रत्येक बेंच पर इधर से 10 बेंच है लगा हुआ, बेंच डेस्क, और इधर से 10 सेट लगा हुआ है, और प्रत्येक बेंच पर 4-4 बच्चा बैठा हुआ है, इधर भी 4-4 बच्चा बैठा हुआ है, और टोटल में देखिएगा तो इधर 10 का 10 लड़का वाला फुल है और प्रत्येक बेंच पर 4 गो है, तो इसे आएगा 1 2 3 4 5 6 10 बेंच गिनेगा, सब पर 4-4 बच्चा, तो 40 गो लड़का हो गया। ठीक है, और इधर जाइएगा तो 8 बेंच पर लड़की बैठी हुई है, सब पर 4-4 है, और पीछे 9वां बेंच पर 2 ठो लड़की है, तो 8 चौक 32 2 34, काउंट कर लिए कि भाई 40 लड़का है और 32 34 लड़की है। तो यानी क्या टोटल का टोटल 40 और 34 कितना हो गया, 74 बच्चा आपको पुर गया। और किस क्लास का है वो क्लासरूम के बाहर लिखा हुआ रहता है कि क्लास 7A है, 8A है, 10A है, 12A सेक्शन है, तो वो बाहर लिखा हुआ था, तो आपको पता चल जाएगा कि फलान स्कूल। और जिस स्कूल में प्रवेश करते हैं वहाँ स्कूल का बोर्ड होता है, सब क्लासिफाई किया हुआ। घुसे उस समय स्कूल जान गए, किस क्लास में घुस रहे वो रूम से पता चल गया, और अंदर गया तो बेंच आपको क्लासिफाई करके दिखा दिया, तो तुरंत काउंट कर लिए कि टोटल क्लास में फलान क्लास में गया 12 के ए सेक्शन में 40 लड़का बैठा हुआ था और 34 लड़की बैठा हुई थी, टोटल 74 बच्चा उसमें उपस्थित था। तो ये कब हुआ, तो ये क्लासिफिकेशन से हुआ। तो यहाँ पर भी क्लासिफिकेशन किया गया था। सबसे पहले क्लासिफाई करने का काम आपका डोबिनियर्स ने किया था। डोबिनियर्स जो था वो आपको ट्राइट्स दिया था, 3 एलिमेंट्स का ट्राइट्स बनाया था, जिसमें पहला और दूसरा का मास का एवरेज मास, जैसे मान लो कोई एलिमेंट यहाँ ले लेते हैं A है और यहाँ पर आपका B है और बीच में C है, तो A का मास मान लेते हैं Ma है एटॉमिक मास, और B का मास Mb है, तो C का जो मास आता वो एवरेज मास ऑफ A प्लस B के लगभग बराबर था, Ma प्लस Me/2 के बराबर होगा। ऐसे करके डोबिनियर्स 3 एलिमेंट्स का ट्राइड बना के सजाना शुरू किया था। ठीक है, डोबिनियर्स के बाद हमारा कौन आया था, न्यूलैंड्स आया था। कौन आया था, ध्यान से समझेगा, हम सारा कहानी बता रहे हैं। न्यूलैंड्स आया था। न्यूलैंड्स आपका ऑक्टेव रूल दिया था। ऑक्टेव रूल यानी 8 एलिमेंट का रूल। ट्राइड्स का मतलब 3 एलिमेंट्स का रूल, जो ऐसे बताया गया था। न्यूलैंड्स जो था वो कौन सा रूल दिया था, तो ऑक्टेव रूल दिया था। और किसके आधार पर, तो म्यूजिकल नोट्स जो हमारे हिंदुस्तान का है उस पर सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी क्या 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद फिर से रिपीट हो जाता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा म ग रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। तो ऐसे करके बताया कि 7वां एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट आएगा इसमें सजाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद जो 8वां एलिमेंट हमारा आएगा वो पहला जैसा होगा, और इसका भी आधार जो था एटॉमिक मास था, इसका भी आधार एटॉमिक मास था। ठीक है, इसके बाद हमारा जो आया था वो आपको लूफे आया था। कौन आया था, लूफे आया था। लूफे के बाद कौन आया, तो मोस्ले आया। कौन आया, मोस्ले आया। मोस्ले के बाद कौन आया, तो मेंडलीफ आया। मेंडलीफ जो था मेंडलीफ का बहुत ज़्यादा योगदान था। मेंडलीफ आया, ठीक है, रूस का रहने वाला था। मेंडलीफ तो यहाँ तक बता दिया, मेंडलीफ के समय में 7 गो
7 गो जो पीरियड बांटा था मेनलिफ ही बांटा था, ग्रुप पीरियड का कहानी ये सारा समझाया। जो तत्व नहीं खोजा हुआ था, यूरोप का वर्ड होता है एक आपका इक्का, इक्का का मतलब होता है नेक्स्ट कमिंग एलिमेंट। तो मेनलिफ पूर्वानुमान लगा के बहुत एलिमेंट्स के विषय में बता दिया था, ठीक है, कि इसके बाद ये तत्व आएगा, उसको यहाँ रखा जाएगा, उसका ये फीचर्स होगा, उसके मास नंबर ये होंगे, एटॉमिक नंबर ये होंगे। तो मेनलिफ आया, मेनलिफ के बाद आपको एक दो और आए थे, और उसके बाद एट लास्ट आपका नील बोर आया। कौन आया? तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो हम लोग पढ़ते हैं वो किसका पढ़ते हैं? तो नील बोर का पढ़ते हैं। तो ये सारा का सारा पहला से लेके ये सब जो दिखाई दे रहा है, इस सब का पीरियडिक फंक्शन जो था वो आपका एटॉमिक मास था। इसका जो पीरियडिक फंक्शन था वो आपका एटॉमिक नंबर था। पीरियडिक फंक्शन जो इसका था वो आपका एटॉमिक नंबर था। यानी नील बोर को छोड़कर बाद बाकी जितने लोग आपको पीरियडिक टेबल बनाने में काम किए, तो वो सारे के सारे पीरियडिक टेबल बनाने वाले एलिमेंट्स में सब में जो पीरियडिक फंक्शन तत्वों को अरेंज करने का था वो आपको एटॉमिक क्या था? मास था। और एटॉमिक नंबर के आधार पर कौन सजाया? नील बोर ने सजाया। और जैसे ही नील बोर एटॉमिक नंबर के आधार पर उसको सजाया, जितना भी त्रुटि था सारा खत्म हो गया। आज भी हमारे पीरियडिक टेबल में बहुत सारे दोष हैं, जैसे एफ ब्लॉक आपको एक ही जगह, तीसरा नंबर आपका ग्रुप हो गया, 6 और 7 नंबर पीरियड में पड़ा हुआ है, उसका दोष है। हाइड्रोजन का दो जगह है, 7A ग्रुप है, 1A ग्रुप है, ये भी हमारा दोष है, ठीक है। 8 आपका बहुत सारे पीरियडिक टेबल में अभी बहुत सारे त्रुटि हैं जो एक एक करके संशोधन करना बचा हुआ। हो सकता है तुम लोग में से कोई अगर ऐसा कर देगा तो तुम्हारा भी नाम हो जाएगा। तो करने के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है, करने वाला चाहिए। तो आपको इसमें क्वेश्चन पूछ रहा था मेनलिफ के आवर्त सारणी के तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था? तो वर्गीकरण का आधार था एटॉमिक मास। कौन था? एटॉमिक मास के आधार पर, यानी पीरियडिक फंक्शन पहला, दूसरा, तीसरा, ये सारे के सारे एटॉमिक मास के आधार पर सजाए थे। नील बोर का आधार था एटॉमिक नंबर। नील बोर का आधार क्या था? एटॉमिक नंबर था। बाद बाकी सब का आधार एटॉमिक मास था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो परमाणु द्रव्यमान इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया? तो ये आपका तत्वों के वर्गीकरण का कॉन्सेप्ट था जो आपको समझ में आ गया होगा। इनऑर्गेनिक का टॉपिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या कहता है। देखिए, कहता है कि एसटीपी का मतलब क्या होता है, जरा ये समझाते हैं। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इसको हिंदी में बोलेंगे तो मानक ताप एवं दाब, मानक ताप तथा दाब, ठीक है, ये होता है। और इसको दूसरे नाम हम लोग एनटीपी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। और नॉर्मल का मतलब हुआ सामान्य ताप एवं दाब, सामान्य ताप तथा दाब हो जाएगा, सामान्य ताप तथा दाब। हिंदी वाला हिंदी को कॉपी कर दिए, हो गया। और एसटीपी और एनटीपी का कहानी कहाँ आएगा? तो जब कभी भी गैस का चर्चा होगा, जब कभी भी किसका चर्चा होगा? गैस का। तो बाबू एक चीज याद कर लो कि तुम हमको भोज के लिए निमंत्रण दिया कि सर मेरे यहाँ ये फंक्शन है, कल हमारा शादी होने वाला है, आप मेरे शादी में आइएगा, लेकिन एक काम कीजिएगा, क्या? तो आप मेरे यहाँ आइएगा तो सर को अपने घर पर रख के आइएगा, क्या? ताकि भोज न खाएं, ठीक है। तो ऐसा संभव नहीं है। हम जब आएंगे तो अपने सर को साथ में ही लेके आएंगे। तो वही कहानी गैस के साथ है। जैसे हमारा सर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, या कोई बच्चा कहेगा अपने दोनों हाथ को घर पर रख के आइएगा, ठीक है, और आप मेरे यहाँ आइएगा, हाथ का क्या काम है? हम गाड़ी भेज देंगे, आप चले आइएगा, हाथ को रखाइएगा घर पर, उससे मर थोड़े जाइएगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। वैसे ही गैस कहीं भी जाता है तो उसके साथ भी दो अभिन्न अंग होते हैं। जैसे हमारा दोनों हाथ है, सर है, पैर है, वैसे ही गैस का भी दो अभिन्न अंग होता है, एक टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर। तो गैस का जब कभी भी चर्चा किया जाएगा तो उसके साथ तापमान और दाब का चर्चा होना अनिवार्य 110% होता ही होता है, ठीक है। तो एसटीपी का चर्चा है तो गैस का चर्चा होगा। इसका मतलब ये है कि एसटीपी और एनटीपी कहीं आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपको दो चीज़ दे दिया गया है। इसमें क्या किया गया है? दो चीज़ दे दिया गया है। एक आपको टेम्परेचर दे दिया है कि टेम्परेचर जो होगा वो आपका कितना होगा, एसटीपी दिया हुआ है, इसका मतलब टेम्परेचर आपका 273.15 केल्विन होगा, ठीक है। और दूसरा आपका प्रेशर दे दिया गया है, यानी प्रेशर, दाब भी आपको दे दिया गया है
1 atm के बराबर होगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। यानी दो चीज ये दे दिया, इट मीन्स दो चीज आपको पता है, ठीक है, ये दो चीज पता है। तो ये एसटीपी एनटीपी का कहानी अभी हम आपको समझा रहे थे। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आगे क्वेश्चन आपको क्या कहता है। अब कहता है कि पर 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने पहले कहा था कि एसटीपी टेम्परेचर प्रेशर का कहानी है, इट मीन्स की गैस का चर्चा होगा। आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, किसका चर्चा दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या है, में मोलों की संख्या है। तो बेटा ध्यान से सुनो, हम बताते हैं। एक मोल कोई सब्सटेंस लेते हैं तो उसका वॉल्यूम जो होता है वो 22.4 लीटर के बराबर होता है। कोई भी सब्सटेंस एक मोल, जैसे कोई बोलेगा कि बीरसन सर एक मोल सर को लेके आओ, बीरसन सर को एक मोल बीरसन सर को लेके आओ, इसका मतलब कितना लीटर बीरसन सर को लेके आओ, 22.4 लीटर बीरसन सर को लेके आओ। अब मोलो अगर एटम हमको मानेगा तो कितना एटम लेके आओ बीरसन सर का, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम लेके आओ। जरा ध्यान से देखेगा तो इससे ये हुआ कि एक मोल आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है होगा, तो उसमें कितने लीटर होंगे, 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। एक मोल CO2 गैस मतलब 22.4 लीटर CO2 गैस, ठीक है। तो 22.4 लीटर, इसी को उलट दीजिए, 22.4 लीटर CO2 गैस, 22 कितना लीटर, 4 लीटर CO2 गैस बराबर कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर CO2 गैस में कितना संख्या हो जाएगा, तो आपका एक मोल CO2 का संख्या हो जाएगा। CO2 कितने मोल हो जाएंगे, एक मोल हो जाएंगे। तो एक लीटर CO2 में कितने हो जाएगा मोल का संख्या, तो 1/22.4 मोल CO2 हो जाएगा, ठीक है। तो 44.8 में पूछ रहा है, 44.8 लीटर CO2 गैस में कितना संख्या हो जाएगा, तो 44.8 में 44.8/22.4 इतना मोल आपका क्या हो जाएगा, CO2 गैस हो जाएगा। ये इससे कट गया, कितना मोल आ गया, तो 2 मोल आपका CO2 गैस हो गया। तो 44 यानी 22.4 लीटर CO2 में एक मोल, तो 44.8 लीटर CO2 में कितना मोल, दुगुना लीटर हो गया। तो मोल का भी संख्या डबल हो जाएगा। है कहीं ऑप्शन, बिल्कुल है सर, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। आया समझ में, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, आगे स्टार्ट किया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोलो तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, स्टार्ट करे, आगे बढ़े या छोड़ दे, चलो देख लेते हैं। परीक्षा बहुत करीब है ना, तैयारी करना जरूरी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा निर्मित यौगिकों कहलाता है। क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो, यानी वैसे आपका यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है, यानी इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग से किसी कंपाउंड को अगर बनाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है। जरा ध्यान से देखिएगा, हम आपको बताते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, जैसे हम मीथेन को बना रहे हैं तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो 1 2 3 4, तो 4 गो इलेक्ट्रॉन कार्बन का हो गया। उसके बाद आपका हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, तो 1, हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना हुआ, 1, जिसको हम कट करके दिखा रहे हैं। अब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों का साझा किया, ये दोनों क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन साझा किया, तो ये बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्ड बना रहा है कट और रेड के बीच में। तो इसका दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाता है। 1 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, एक बंधन बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में लग रहा है, ये आपका CH4 है, मीथेन है, ये आपका क्या है, मीथेन बनाया गया है। तो मीथेन आपका एक कंपाउंड है, ये कैसा कंपाउंड है वही हम सिखाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। तो इस बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और दोनों इलेक्ट्रॉन साझेदारी किया, एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन साझा किया है, दिया है, और एक कार्बन दिया है। तो दोनों मिलकर जो बॉन्ड बनाया, इस बॉन्ड को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और इसी को हिंदी में सहसंयोजन बंधन कहा जाता है। सहसंयोजन बंधन यानी सभी के सहयोग से, तो दोनों के सहयोग से बना, सहसंयोजन बंधन कहा जाता है। और इससे जो कंपाउंड बनते हैं, उस कंपाउंड, जो ये कंपाउंड आपको बन के तैयार हुआ CH4, इसको हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। कौन सा कंपाउंड बोलते हैं, तो कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। और इसको सहसंयोजक
सहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। सहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। सहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। तो ये जो कंपाउंड बना वो कौन सा कंपाउंड बना? तो कोवैलेंट कंपाउंड बना। तो कहता है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा जो निर्मित यौगिक है, तो यौगिक आपका कोवैलेंट कंपाउंड कहलाया, जो बॉन्ड बना वो कोवैलेंट बॉन्ड बना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको सहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कार्बन जितना भी कंपाउंड बनाता है, कार्बन जितना भी कंपाउंड बनाता है वो सारे के सारे कोवैलेंट कंपाउंड होता है। कार्बन में जो बॉन्ड बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है, यानी इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करके, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से जिस बंधन का निर्माण होता है वही आपका सहसंयोजक बंधन होता है। और सहसंयोजक बंधन की मदद से जितने भी यौगिक का निर्माण होता है वो सारे के सारे यौगिक क्या कहलाते हैं? सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक बार आप देख लीजिए। तब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए, क्या खत्म हो गया? फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या कहता है। एक गैसीय हाइड्रोकार्बन, गैसीय हाइड्रोकार्बन में 14.28% आपका हाइड्रोजन है। बेटा है क्या? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन है, जरा ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, क्वेश्चन को पहले समझिए। हाइड्रोकार्बन क्या दिया हुआ है? हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है। तो हाइड्रोकार्बन में क्या होगा? हाइड्रोकार्बन दिए हुए हैं, गैसियस फॉर्म है उसका। तो हाइड्रोकार्बन में क्या होगा? हाइड्रोजन होगा और क्या होगा? प्लस कार्बन होगा। यानी दो चीज से मिलकर बना हुआ है। हाइड्रोजन और कार्बन से जो बनता है कंपाउंड, उसी को हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब इसमें का हाइड्रोजन कितना है? तो 14.28% दिया हुआ। इसका मतलब आपको हाइड्रोजन जो इसमें है, यहीं पर लिख देते हैं। इतना कुछ जानने के आप लोग समझदार हैं। हाइड्रोजन आपका 14.28% दिया हुआ है। तो कार्बन कितना होगा? तो 100 में से घटा दीजिए। 100 में से 14.28% को क्या कीजिए? घटा दीजिए। तो 100 परसेंटेज था इसलिए 100 में बता रहे थे। तो ये कितना हो जाएगा? तो आपको 28 है तो इधर 2 हो जाएगा। 9 में से इधर 9 में से क्या 2 गया तो 7 हो जाएगा। और इधर आपका क्या आ जाएगा? 14 आया। 99 में 14 चला गया तो आपका 85.72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 85.72 आ जाएगा। तो इतना आपका कार्बन हो गया, इतना आपका क्या हो गया? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का भार इतना हो गया, इसका भार इतना हो गया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा था? शेष कार्बन है। गैसीय हाइड्रोजन की तुलना में क्या? गैसीय हाइड्रोजन की तुलना में हाइड्रोजन के विसरण का दर 1:√14 दिया हुआ है। इसके विसरण का दर ये दिया हुआ है। तो हाइड्रोजन का अणुसूत्र क्या होगा? हाइड्रोकार्बन का अणुसूत्र बताना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको निकाल देना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या होगा। तो उसके लिए बेटा आपको टेबल बना होगा। एक तरफ आपको एलिमेंट लिखना होगा, टेबल बनाना होगा। उस टेबल को बनाते हैं। एक तरफ तत्व लिखिए, दूसरे तरफ उसके वेट को लिखिए, जो कितना कितना ग्राम पाया गया है। ठीक है। तीसरे तरफ उसके एटॉमिक वेट को लिखिए। और चौथे तरफ वेट को क्या कीजिए? एटॉमिक वेट से आप भाग दे दीजिए। और पांचवा क्या कीजिए? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप चेंज कर दीजिए, साधारण रूप में क्या कीजिए? बदल दीजिए। इस फॉर्मूला को आपको फॉलो करना होगा और इसके हिसाब से चलिएगा, तभी आपको कुछ डाटा आ सकता है, अदरवाइज आप कहीं नहीं पहुंच सकते हैं। तो चलिए हम इसको करने का काम करते हैं। तो एलिमेंट आपका क्या है? तो हाइड्रोजन है और कार्बन है। हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है? तो भाई हाइड्रोजन का मास आपको 14.28% ये उपस्थित है। 85.72% कार्बन उपस्थित है। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या सब दिया गया है और वो देखिएगा। तो इसके बाद जो आपका दिया गया है, इसका एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है। एटॉमिक वेट कितना होता है? 12 होता है। अब वेट को एटॉमिक वेट से हम क्या किए हैं? डिवाइड किए हैं। तो कीजिए 14.28 को 1 से डिवाइड कीजिए और यहाँ पर 85.72 को क्या कीजिए? 12 से डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने पर जो आपको आएगा उसको आप लिखिए। तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो 14.28 ही आएगा। इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 12 × 84 आ जाएगा।
और एक बचा 12 इकाई 12 और 12 चौक 48 यानी लगभग आपको 7.14 आ जाएगा। अब इन दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म, तो इन दोनों में छोटा कौन है जरा सा उसको देखिए। तो छोटा आपका नीचे वाला, तो 14.28 को 7.14 से डिवाइड करो और 7.14 को 7.14 से डिवाइड करो, तो ये कट के 1 आ जाएगा और ये कट के 2 आ जाएगा। इट मीन्स जो आपका कंपाउंड यहाँ से बन के आएगा, ये 2 आया ये 1 आया, इसका मतलब यहाँ से जो कंपाउंड आया उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, तो एम्पिरिकल फार्मूला उसका हो जाएगा कंपाउंड का, वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका CH2, कार्बन एगो और हाइड्रोजन दूगो, हाँ कार्बन एगो और हाइड्रोजन दूगो। लेकिन इसमें आपका एको गो ऑप्शन नहीं है, पूछ क्या रहा है एम्पिरिकल, ये आपको मूलानुपात सूत्र हो गया, ठीक है। और हमको पूछ क्या रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहा है, क्या अणुसूत्र पूछ रहा है। अब क्या करेंगे, तो n का मान निकाल देंगे और n के मान के हिसाब से डाल देंगे। फटाफट क्या आएगा सॉल्व करके दिखाइए। इतना तो आप लोग जानते होंगे, ऑब्वियसली जानते होंगे, आप लोग समझदार बच्चे में से एक हैं, तो आप लोग को इसके लिए दिक्कत नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। अब एक चीज और दिया हुआ है, क्या गैसीय हाइड्रोजन की तुलना में हाइड्रोजन का विसरण दर कितना दिया हुआ है, 1:14 दिया हुआ है, 1:1 रूट अंडर आपका 14 दिया हुआ है। एक में रूट अंडर 14 आपको दिया हुआ है, हाइड्रोजन का विसरण दर आपको 1:14 दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, तो एक हाइड्रोजन पर इतना कार्बन दिया हुआ है, तो कार्बन यहाँ पर कितना आएगा वो आपको जानकारी लेना। 1:14 के रेशियो में एक हाइड्रोजन, तब कितना रूट अंडर 14 ये चाहिए, 2 हाइड्रोजन होगा तो ये कितना हो जाइए 28, कितना होना चाहिए 28 ग्राम, कितना होना चाहिए 28 ग्राम। एक हाइड्रोजन पर आपका 14 दिया हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन पर कितना होना चाहिए 28, तो 28 मास जब होगा तो n बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका मास 12 2 14, ऊपर वाला का कितना 28, 28 को 2 से भाग दिया, 28 ऊपर से लाए तो n बराबर कितना आ जाएगा ये 12, तो ये आ गया कितना आपका 12 2 14 और 28, 14 दूनी क्या हो गया 28 हो गया, 2 आ गया। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हो जाएगा वो मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला और गुने n। इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन किए हैं यहाँ n, तो एम्पिरिकल फार्मूला आपका CH2 है और इधर आपका 2 लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा C2H4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा C2H4 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, C2H4 इज द करेक्ट ऑप्शन, C2H4 इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी D इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन हमने इससे पहले भी किया है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। स्लोली स्लोली एसटीडी कछुआ के चाल से चलते चलते खरगोश की तरफ परीक्षा में मारेंगे। क्या कहता है कि हैलोजनों की इलेक्ट्रॉन बंधुता निम्नलिखित क्रम में होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, हैलोजन जो है वो आपस में एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन बंधुता, हैलोजन में इलेक्ट्रॉन की मदद से जो बॉन्ड बनता है उसकी बंधुता के आधार पर। तो हैलोजन किसको कहते हैं, जरा इसको समझो, हैलोजन किसको कहा जाता है, तो हैलोजन का मतलब होता है हैलो प्लस जेंस, ठीक है, हेलो प्लस जेंस, ठीक है। हैलोजन का मतलब होता है हेलो प्लस जेंस, हेलो का मतलब होता है सी सॉल्ट, हेलो का मतलब सी सॉल्ट और जेंस का मतलब फॉर्मर, सी सॉल्ट फॉर्मर, यानी जो समुद्री लवण से, सी सॉल्ट प्लस फॉर्मर यानी क्या, जो समुद्री लवण से बनता है वो आपको हैलोजन्स होते हैं। हमारे पीरियडिक टेबल में जो 7A ग्रुप के एलिमेंट होंगे, पी ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक, और 7A ग्रुप का जो एलिमेंट होगा उसमें आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, एक और होता है एंटासिन, वो आपको रेडियो एक्टिव होता है। तो ये चारों के चारों हैलोजन्स होते हैं और इसमें आपको पूछ रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक बंधुता जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग कन्फिग्रेशन। तो फटाफट बताइएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता जो होगा वो आपको क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताइएगा। इलेक्ट्रॉनिक बंधुता,
इलेक्ट्रॉनिक बंधुता सबका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम दिखा देते, जैसे आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। फ्लोरीन बेटा यूनिक एलिमेंट होता है, इससे पहले भी बता चुके हैं, डेंजरस एलिमेंट होता है, क्या है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक बंधुता इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिखाएंगे तो इसका 3.45 होगा, इसका 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। और ब्रोमीन का आपका 3.0 समटाइम होगा, इसका भी 3.0 समटाइम होगा। फटाफट देखिएगा क्या आएगा, एक बार देखो, जल्दी देखो। फ्लोरीन का आपका 3.36, 3.06, इसका 3.06 और इसका 3.36 होता है। इलेक्ट्रॉनिक बंधुता क्या होता है, 3.36 होता है, 3.36। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम है, लेकिन इसको डोमिनेट कौन करता है, फ्लोरीन। तो क्रम आपका कौन होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्लोरीन के तो बंधुता ज़्यादा होता है, लेकिन उसके बाद भी बंधुता कमजोर क्यों होता है, जरा हम इसको भी समझा दें ताकि आपका कन्फ्यूजन सदा के लिए ख़त्म हो जाए। अब देखो बेटा फ्लोरीन क्या होता है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, एटॉमिक नंबर 9 होता है, परमाणु संख्या। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, तो 2, 8 और 1 होगा, ठीक है, 2, 8 और 1, 2, 8 और 1 यानी 3 ही कक्षा होगा। क्या होगा, 3 ही कक्षा होगा। इसमें कक्षा कितने हैं, तो 3 ही कक्षा है। तो 3 कक्षा है तो फ्लोरीन का साइज छोटा होगा। तो एक फ्लोरीन और दूसरे फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनेंगे वो आपको बॉन्ड छोटा बनेगा। बॉन्ड क्या बनेगा, छोटा बनेगा। जब बॉन्ड छोटा बनेगा तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, इसको तोड़ना काफ़ी मुश्किल होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। जबकि क्लोरीन जो है हमारा, क्लोरीन, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपका 17 होता है, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसमें लिखिएगा तो क्लोरीन वाला में आपका क्या होगा, तो 2, 8 और 7 हो जाएगा, 2, 8 और 7। इसमें भी 3 कक्षे होते हैं, लेकिन क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड बनेगा इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बड़ा होता है। तो बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा तो बॉन्ड लेंथ, बंधन दूरी बड़ा होगा तो ये कमजोर बंधन हो जाएगा, तो इसको तोड़ना आसान हो जाएगा। तो बंधुता इसका ज़्यादा मजबूत होता है, इसका ज़्यादा कमजोर होता है। इसीलिए हम फ्लोरीन को आगे लेते हैं और क्लोरीन को पीछे लेते हैं। और बाद बाकी तो क्रम आपको लिखा गया है, ये आगे पीछे था, इसीलिए इसको हम समझा दिए। समझ में आ गया होगा कि हम क्या बता रहे थे। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको ज़रा ध्यान से देखें। क्या कहता है कि CuCl2 के विलयन में जब SO2 के बुलबुले प्रवाहित होते हैं तो मिलता है, क्या मिलता है, CuCl2 दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। CuCl2 को रिएक्ट करवाना है, बुलबुला मिल रहा है तो वाटर भी होगा, ठीक है। और SO2 के साथ हम रिएक्शन करवा देंगे तो हमारा बन क्या जाएगा, तो हमारे पास बनेगा Cu2Cl2 बन जाएगा। और उसके बाद आपका क्या बन जाएगा, तो H2HCl बन जाएगा, HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। और भी कंपाउंड हमारे पास बनेगा, वो क्या बनेगा, तो H2SO4 बन जाएगा। और भी कंपाउंड हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, H2SO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा। हमारे पास इतने कंपाउंड आपको बन रहे हैं, ठीक है। अब सबको बैलेंस कीजिएगा। कॉपर इधर 1 है, उधर कॉपर 2 दिया हुआ है तो बैलेंस कीजिए, तो इधर कॉपर 2 कर दीजिए, कॉपर बैलेंस हो गया। क्लोरीन इधर 2 है, उधर क्लोरीन 2 था, एक क्लोरीन इधर है तो इधर 2 से कर दीजिए, 2 आपका क्लोरीन भी हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 और 2 4 है तो इधर भी 4 कर दो, 2 से कर दो, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन इधर 2 और 2 4 है, ऑक्सीजन इधर 4 है, बैलेंस है। सल्फर इधर 1 है, सल्फर इधर 1 है, यानी केमिकल इक्वेशन आपका बैलेंस फॉर्म में आ गया। तो कहता है कि CuCl2 का वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, Cu2Cl2, तो क्या बना, Cu2Cl2 का फॉर्मेशन हुआ। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन उसी से बनता जो केमिकल रिएक्शन करवाना जान रहा था। अदरवाइज जो केमिकल रिएक्शन करवाना नहीं जानते थे उनसे ये क्वेश्चन डोलने वाला नहीं था, उनसे ये क्वेश्चन डोलने वाला बिल्कुल भी नहीं था। आ गया समझ में, यही पूछ रहा था। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही खूबसूरत और अच्छा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है छोटा में। कहता है नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड, बेटा नाइट्रोजन बहुत कंपाउंड बनाता है। जैसे नाइट्रोजन आपका जो बनाता है N2O बनाता है,
NO का फॉर्मेशन करता है, N2O3 का फॉर्मेशन करता है, NO2 का फॉर्मेशन करता है और N2O5 का फॉर्मेशन करता है। यानी ये सारा नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। ठीक है, ये आपको नाइट्रोजन नाइट्राइड ऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है। ये सारे के सारे नाइट्रोजन के कंपाउंड आपको दिए गए हैं। अब कहता है कि नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड का बाप लिखा हुआ, वाष्प घनत्व क्या होगा? वाष्प घनत्व 15 है। क्या दिया हुआ है? वाष्प घनत्व यानी वेपर डेंसिटी दिया हुआ है कितना? 15 दिया हुआ है। ठीक है, ऑक्साइड्स के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितना होगा? ऑक्साइड्स के एक अणु में, यानी उसका एक मॉलिक्यूल्स लेना है। ये 5 गो ऑक्साइड्स नाइट्रोजन बनाता है, 5 गो में कोई एगो होगा, 5 गो में कोई एक ऑक्साइड होगा जिसका वाष्प घनत्व कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 15। तो वाष्प घनत्व तो 15 है, तो इससे हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं बेटा। मॉलिक्यूलर वेट यानी आणविक भार निकाल सकते हैं। तो आणविक भार जो होता है वो इससे पहले भी कई ये क्वेश्चन किए हैं, वो आपका 2 गुने वाष्प घनत्व होता है, 2 गुने वाष्प घनत्व के दुगुना होता है। तो वाष्प घनत्व का क्या हो गया? दुगुना। तो 2 गुने वेपर डेंसिटी 15, तो कितना हो गया? 30 ग्राम। अब इसमें आपको देखना होगा कि 30 ग्राम किसका भार आ रहा है, 30 ग्राम आपको किसका भार आ रहा है वो आपको देखना होगा। तो जरा सबका हम भार निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नाइट्रोजन का मास कितना होता है? तो 14 होता है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। तो नाइट्रोजन 28, ये क्या हो जाएगा? 28 + 16, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 8 6 14, ये आपका 44 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तो 14 + 16 ये हो जाएगा 30। यानी यहाँ जो कंपाउंड आपको बन रहा होगा ये बन रहा होगा। अब सबका ज़्यादा होगा वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद देख सकते हैं कि क्या कम रहा है क्या बढ़ रहा है। ठीक है, ये आपके पास आ गया। इट मीन्स जो कंपाउंड यहाँ बन रहा होगा वो कंपाउंड बेटा आपको NO बन रहा होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, NO का फॉर्मेशन हो रहा होगा। अब कहता है कि ऑक्साइड्स के एक अणु में, तो NO का एक अणु हम लिए हैं, एक ही अणु है। अब पूछ रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का कुल संख्या कितना होगा। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 7 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होगा और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होगा। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा। और दोनों को जोड़ देंगे तो 8 7 कितना आ जाएगा? 15 गो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया कैसे कैसे हमने क्वेश्चन को पकड़ा, कैसे कैसे पकड़ा। नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड दिया हुआ था, नाइट्रोजन 5 गो ऑक्साइड बनाता है, हम बार बार कह रहे हैं 5 ऑक्साइड हमने लिख लिया। कहता है एक का घनत्व दिया हुआ था, पहले 5 ऑक्साइड लिख लिए, एक का घनत्व 15 दिया हुआ था, हम फॉर्मूला जानते थे, वाष्प वेपर डेंसिटी दिया हुआ था 15, मॉलिक्यूलर आणविक भार निकाल लिए, 2 गुने वाष्प घनत्व होता है 30 आ गया। हमने सबका मास निकाल के चेक किया तो इस वाला का मास 30 आ रहा था, इसका मतलब NO का चर्चा किया गया है। ठीक है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, ऑक्सीजन का 8, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन NO में कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि मीथेन में, क्या कहता है कि मीथेन में मौजूद बंध प्रकार है। तो बताने की आवश्यकता नहीं है, अभी ये समझाए हैं सहसंयोजन बंधन में। तो मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। तो इसमें जो क्या कर रहा है कि इसमें मौजूद बंधन है, तो अभी समझा दिए है, एक बार और रिपीट कर देते हैं। इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है। और आपको पता होना चाहिए कि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के। और उसके बाद आपका हाइड्रोजन का कहानी है, तो हाइड्रोजन में मान लेते हैं डॉटेड करके 1 2 3 और 4, और इसमें जो बॉन्ड आपका बनेगा उस बॉन्ड को भी बना देते हैं। तो इसके बीच आपका ये बॉन्ड होगा, इसके बीच ये बॉन्ड होगा, इसके बीच ये होगा और इसके बीच ये होगा। ये बॉन्ड जो बना है एक लाल कलर का एक ब्लू कलर का, दोनों दिया है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बना है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बना है, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बना है।
तो साझेदार कौन कौन है जिस चीज़ के बीच में बनेगा? एक कार्बन दिया है, एक हाइड्रोजन दिया है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ये बॉन्ड बना है। इसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? तो कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। तो कहता है मीथेन में मौजूद बंध का प्रकार है, तो कौन सा? उप सहसंयोजन नहीं होगा, सहसंयोजक, बिल्कुल सहसंयोजक बंधन होगा। यानी कौन सा बॉन्ड होगा? तो इस बॉन्ड को हम कौन सा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बनता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और कोवैलेंट बॉन्ड कहने का मतलब सहसंयोजक बंधन। कौन सा बंधन है? सहसंयोजक बंधन, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है कि गैसों का क्रांतिक तापमान क्रिटिकल टेम्परेचर को कहा जाता है। कौन सा टेम्परेचर? क्रिटिकल टेम्परेचर को क्रांतिक तापमान कहा जाता है। कहता है कि गैसों का क्रांतिक तापमान निम्नलिखित है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का 31 डिग्री सेल्सियस है, NH3 का दिया हुआ है 132 डिग्री सेल्सियस, O2 का -119 डिग्री सेल्सियस और H2 का दिया हुआ है -242 डिग्री सेल्सियस। प्रतिशत हेतु दिया गया है इन गैसों में से कौन सी गैस सबसे अधिक उपयुक्त है। कहता है कि इसमें से सबसे ज़्यादा उपयोगी गैस कौन होगा, वही आपको बताना है। वही आपको क्या करना है? बताना है। तो फटाफट बताइएगा, इस गैस में सबसे ज़्यादा उपयोगी गैस आपका कौन होगा, वो आपको बताना है। फटाफट इस क्वेश्चन को देखिए। कैसे बताएंगे इस गैस में कौन उपयोगी है? तो बेटा एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो जानना है। जरा आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे, इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं आया था। चलिए सामने आ गया है तो इसको भी ध्वस्त कर दिया जाए अच्छी तरह से, ताकि कभी ऐसा क्वेश्चन दोबारा डिस्टर्ब हमको न करे। तो चलिए इसको भी देख ले। क्रांतिक टेम्परेचर का क्या मतलब होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के मान को, जिस टेम्परेचर के मान पर अगर किसी सब्सटेंस को ले जाते हैं और उस टेम्परेचर के मान से अगर प्लस करते हैं तो उसका अवस्था चेंज कर जाता है, उसका स्टेट चेंज कर जाता है। तो जिस गैस का, कहता है कि जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना अधिक होगा वह उतना आसानी से द्रवित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रवित हो जाएगा, यानी द्रव में चेंज हो जाएगा। द्रवित होता है, उतना आसानी से क्या होता है? द्रवित होता है। कहता है कि जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर यानी क्रांतिक तापमान जितना अधिक होगा वह उतना आसानी से द्रवित होगा। तो किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए उसके क्रिटिकल टेम्परेचर को जानना जरूरी है। उसके क्रिटिकल टेम्परेचर जितने अधिक होंगे उतना आसानी से वो गैस क्या हो पाएगा? लिक्विफाई हो पाएगा, लिक्विड में आसानी से चेंज कर पाएगा। तो आपको क्रिटिकल टेम्परेचर इसमें सबसे ज़्यादा किसका दिया हुआ है वो आप ध्यान से देखिए। तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर आपका NH3 का दिया हुआ है। कितना? 132 डिग्री सेल्सियस। उसका 31 है और ये दोनों का तो माइनस में है। तो सबसे ज़्यादा उपयोगी जो हमारे लिए इसमें गैस होगा, हमारे लिए वो आपका NH3 गैस होगा। ये आसानी से लिक्विफाई किया जा सकता है, तो ये गैस हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होंगे। ठीक है, वैसे गैस का इस्तेमाल तो हम करते नहीं हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग आसानी से कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है कि जल का आयनिक गुणनफल का मान है। आयनिक गुणनफल जो जल का होगा वो आपको कितना के बराबर होगा? ये आपको पीएच में कई एक बार हम समझाए हैं, ये आपको याद भी होगा, नहीं याद होगा तो जल्दी देख लीजिए कितना होता है। जल का आयनिक गुणनफल जो H2SO4 का होगा वो कितना होगा? जल का H2O का आयनिक गुणनफल जो होगा H2O का वो हो जाएगा H+ और कंसंट्रेशन ऑफ OH- और ये 10 पे पावर -14 के बराबर होता है। कौन सा? 10 पे पावर -14 के बराबर होता है। समझ में आया? कितना के बराबर होता है? 10 टू दी पावर -14 के बराबर होता
है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है C2H5OH, OC2H5OH, C2H5COOH, CH3CHOH। अब इसको जरा सा अच्छा तरह से समझते हैं। तो ये बेटा क्या दिया हुआ है, C2H5O दिया हुआ है और C2H5O दिया हुआ है। अब ये कौन सा है, तो ये आपका ईथर ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, तो ईथर ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, तो ईथर ग्रुप है। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा वो आपको लिखना है। इसका नाम क्या होगा, तो वो आपको लिखना है। इसका नाम क्या होगा, तो ये आपको लिखना है। तो इसका नाम डाई मिथाइल ईथर हम लोग लिख सकते हैं, डाई इथाइल ईथर लिख सकते हैं। डाई इथाइल ईथर आपको इसका नाम लिखा जा सकता है। पद्धति में नाम क्रमशः है, तो पद्धति में नाम क्रमशः है, तो इसको एपॉक्सिक इथेन या एक ग्रुप और होता है इसका, तो उसको हम लोग इपॉक्सिक ग्रुप भी कहते हैं। कौन सा ग्रुप बोलते हैं, इपॉक्सिक ग्रुप भी बोलते हैं इसको। तो ऐसे अगर रिंग में ऐसे अगर पाया जाए, C आपका दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे करके, तो यहाँ पर C2H5CH3 ऐसे करके है, तो इसको हम एक नाम इसका हम लोग इपॉक्साइड भी रखते हैं और इपॉक्सी ग्रुप भी होता है। तो आपके जो ऑप्शन में दिया है, कौन दिया है वो पहले देख लेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा आपका इपॉक्सी इथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इपॉक्सी इथेन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इपॉक्सी इथेन हो जाएगा। दूसरा आपको जो दिया हुआ है वो क्या दिया है, तो इसको हम तोड़ देते हैं। CH3 CH2 C2H5 हो गया, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, और यहाँ पर COOH हो गया। इसका नाम लिखिए, तो 1 2 3, ठीक है। और 3 कार्बन तो प्रोपे और COOH है तो प्रोपेनोइक एसिड, ये क्या हो गया, प्रोपेनोइक अम्ल हो गया। ये आपका प्रोपेनोइक अम्ल हो गया, ये इपॉक्सी इथेन हो गया। और तीसरा कंपाउंड हमारे पास था C3H7Cl दिया हुआ था, C3H7Cl दिया हुआ, यानी आपका CH2 और इधर आपका CH3 और Cl दिया हुआ है। इसका नाम होगा हेलो अल्केन, हेलो अल्केन। तो हेलो के जगह पर क्या है, Cl है, तो Cl के लिए क्या हो जाएगा, क्लोरो, और 3 कार्बन तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। तो ये नाम हो गया इपॉक्सी इथेन, प्रोपेनोइक एसिड और क्लोरोप्रोपेन। अब देखिए इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी क्या है, इथेन दिया हुआ है, प्रोपेनोइक अम्ल दिया हुआ है, मीथेनोइक है, मीथेनोइक नहीं होगा, नहीं तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आयोडोमोथेन ये नहीं होगा, प्रोपेनोइक अम्ल तो है, ये सही है। क्लोरोप्रो, ये दोनों सही था, ये दोनों सही था, ये नहीं था। इसमें आपका इथॉक्सी इथेन था, इथॉक्सी इथेन ये भी गलत दिया हुआ था। ये आपका प्रोपेनोइक एसिड सही था, मिथॉक्सी मीथेन ये गलत था, ठीक है। और तीसरा वाला में आयोडो, ये आपका गलत है, यही ऑप्शन गलत है। प्रोपेनोइक अम्ल ये सही था, प्रोपेनॉल ये भी आपका गलत था। और चौथा वाला में आपका एपॉक्सी इथेन सही है, प्रोपेनोइक एसिड, ये तीनों का तीनों क्या है, ये तीनों का तीनों सही है, यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी आपका क्या होगा, बिल्कुल आपका सही ऑप्शन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है कि कैल्शियम यानी Ca और आपका आर्गन यानी आपका Ar, कैल्शियम और आर्गन के परमाणु भार, इसका भी भार आपका 40 है और इसका भी भार आपका 40 है। इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। तो जिसका परमाणु भार समान हो, परमाणु नंबर अलग हो, उसको आइसोबार कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, आइसोबार, यानी क्या, जिसका परमाणु भार समान हो या परमाणु भार समान हो तथा परमाणु संख्या भिन्न हो, परमाणु संख्या क्या हो, भिन्न हो। जिसका परमाणु भार समान हो, परमाणु संख्या भिन्न हो, उसको क्या कहा जाता है, आइसोबार कहा जाता है, आइसोबार कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब कहता है कि टेरिलीन होती है, टेरिलीन क्या होता है, तो बेटा बताने की आवश्यकता नहीं है, आपका पॉलीमर होता है। टेरिलीन जो होता है वो आपको पॉलीमर होते हैं। टेरिलीन के विषय में हम आपको बहुत कुछ पहले से बता चुके हैं। तो ये आपका टेरिलीन जो होता है वो आपका पॉलिस्टर होता है। क्या होता है, पॉलिस्टर होता है। क्या होता है, टेरिलीन आपका पॉलिस्टर होता है। क्या होता है,
पॉलिस्टर होता है। टेरिलिन आपका क्या होता है? पॉलीमर होता है जो पॉलिस्टर होता है। और इस प्रकार एक बहुत ही खूबसूरत सा और बेहतरीन लेक्चर का समापन आपके बीच हो गया। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूं कि जो बच्चे, जितने भी स्टूडेंट हो, जो भी बच्चे हो हमारे, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो शारदा क्लासेस के, एक छोटा सा यूट्यूब चैनल जो आप लोगों का चैनल है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं और इसको देखते हैं, आप लोग का रिस्पॉन्स बेहतर आता है। तो जो काम करने वाले लोग हो, चाहे वो हम हो या हमारे जितने भी मित्रजन हो, ठीक है, हमारे जितने भी फैकल्टीज हो, उसको काम करने में कॉन्फिडेंस लेवल उसका बहुत बढ़ता है, काम करने में मन लगता है, लगन से काम करते हैं, इंटरेस्टिंग मूड में होते हैं। तो आपको को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक शेयर कमेंट करना भूलना नहीं है। हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।